नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 60 मिनट 60 खबरों में आप सभी का स्वागत है। हैदराबाद नगर निगम का चुनाव इस समय जबरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी अपने शीर्ष नेतृत्व के सहारे उतर रही है। चुनाव प्रचार के सिलसिले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैदराबाद के दौरे पर हैं और उन्होंने रोड शो किया है। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। रोड शो के दौरान जेपी नड्डा ने यह कहा है कि मुझे हैदराबाद के निकाय चुनाव के लिए यहां पर आने का मौका मिला। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहां पर आए हैं, ये इस बात का स्पष्ट संदेश है कि यहां पर अब बीजेपी के आने की बारी आ गई है। चौदह महीने तक हिरासत में रहने के बाद रिहा हुई पीडीपी प्रधान महबूबा मुफ्ती ने यह दावा किया है कि उन्हें फिर से नजरबंद किया गया है। वहीं कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट करके सफाई दी है कि महबूबा मुफ्ती को घर में नजरबंद नहीं किया गया है। उन्होंने खुद सुरक्षा कारणों से पुलवामा के दौरे को रद्द करने की अपील की थी। गौरतलब है कि शुक्रवार दोपहर को मीडिया को भी महबूबा मुफ्ती से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया कि उनके घर के बाहर पुलिस की तैनाती की गई है और उन्हें घर में नजरबंद करने के बाद बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। पंजाब हरियाणा समेत यूपी में भी कृषि कानून का विरोध लगातार जारी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान अब दिल्ली कूच करेंगे। हरियाणा पंजाब के किसानों के आंदोलन में पश्चिम यूपी के किसान भी कूद पड़े हैं। शुक्रवार को सांकेतिक प्रदर्शन के तौर पर किसानों ने हाईवे जाम किया, जिसके बाद अब मेरठ के सिवाय टोल प्लाजा पर कई जिलों के किसान वहां पर एकजुट हो चुके हैं और विरोध में यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली समेत कई जिलों के किसान शामिल हैं। जिसके बाद किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, जहां पर हरियाणा पंजाब के किसानों के साथ ही कृषि कानून का विरोध भी किया जाएगा। और किसान नेताओं ने साफ तौर पर यह कहा है कि जब तक सरकार मांगे नहीं मानेगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा और अब सरकार के साथ बातचीत नहीं होगी, सरकार समाधान देगी तो ही किसान पीछे हटेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसानों के संग्राम का असर अब छोटे जिलों में भी देखने को मिल रहा है। मिर्जापुर के सोनपुर में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने अहरोरा जमुई मार्ग को जाम कर दिया, जिसके चलते कई घंटों तक ट्रैफिक वहां पर रहा। किसानों के जाम की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस वहां पर पहुंची, किसानों को समझा करके जाम को खुलवाया गया। किसान नेताओं का यह कहना है कि केंद्र सरकार तीनों कृषि बिलों को जब तक वापस नहीं ले लेती, उनका आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। आज जो पूरे भारत में किसान आंदोलन हो रहा है, बड़ी गाड़ियां जाने में हल्का हो जाएगा। उसी के समर्थन में जो आज यहाँ जो कार्यक्रम हुआ, उसी के समर्थन में हुआ और ये सांकेतिक है। और आने वाले दिनों में अगर सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश की सरकार मांगों को पूरा नहीं करती है तो ये बृहद आंदोलन होगा और सरकार को मजबूरन किसानों की समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। और ये कहना चाहूँगा कि जनपद की समस्या, जैसा कि धान के संबंध में हमारे मंडल अध्यक्ष ने बताया, और रेलवे से भी संबंधित समस्या है जो 3 साल से आंदोलन चल रहा है, उससे भी मैं जिला प्रशासन से मांग करूंगा कि रेलवे के किसानों की भी समस्या का समाधान हो और नहरें जो खराब हैं उनका भी निर्माण बढ़िया मरम्मत करवाया जाए और किसानों को 20 घंटे बिजली दे करके किसानों के किसी कार्य में सहयोग किया जाए। आज हम लोग जो यहाँ मिर्ज़ापुर में सड़क जाम किए हुए हैं, सोनपुर में जो मिर्ज़ापुर को जोड़ती है, यह किसानों की समस्याओं को, मांगों को लेकर जो भारत सरकार द्वारा 5 जून को 3 सूत्री जो अध्यादेश जारी किया गया है वो किसान विरोधी है, किसानों के हित में नहीं है। आवश्यक वस्तु अधिनियम व्यापारियों के हित में है और विपणन भंडारण का जो इन्होंने आदेश दे दिया वो किसानों के हित में नहीं है। हमारी मांग है और जो राष्ट्रीय स्तर पर किसान आंदोलन कर रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, मांग है कि ये जो तीनों कानून जो किसान हित में नहीं है इसको भारत सरकार वापस ले, नहीं तो हम लोग अनवरत धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाएगा। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा में अंबाला के एसपी ने यह कहा है कि हमें बॉर्डर खोलने के आदेश मिल चुके हैं। हमने अंबाला में शंभू बॉर्डर को खोल दिया है, बैरिकेडिंग हटा दी है।
और इसके बाद ट्रैफिक वहां पर खुल गया है और अब हमारा काम ट्रैफिक को कंट्रोल करना है। अब किसी भी किसान को रोका नहीं जाएगा। चलिए वहीं अब बात करेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसी को लेकर के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह कहा है कि भारत सरकार किसानों से चर्चा के लिए तैयार थी, तैयार है और तैयार ही रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि मैं सभी किसानों से यह अपील करता हूं कि सर्दी के मौसम में और कोविड के संकट में आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए और चर्चा का रास्ता अपनाया जाए। भारत सरकार उनसे चर्चा करने के लिए तैयार है। इससे पहले भी सचिव स्तर पर किसानों से बातचीत हो चुकी है। उन्होंने यह कहा है कि 3 दिसंबर को बातचीत के लिए किसान यूनियनों को निमंत्रण भेजा गया है। भारत सरकार किसानों से चर्चा के लिए तैयार थी, है और आगे भी रहेगी। मैं इससे पहले भी 2 चरण मेरे स्तर पर, सचिव के स्तर पर किसान भाइयों से वार्ता हो चुकी है और पिछले दिनों जब हमने वार्ता की थी उस समय तय था कि अगले चरण की वार्ता हम फिर करेंगे और इसलिए 3 दिसंबर को बातचीत के लिए किसान यूनियंस को हम लोगों ने आमंत्रण भेजा है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान यूनियन के नेताओं को विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो ऐसे सर्दी के मौसम में, कोविड के संकट में आंदोलन का रास्ता छोड़ें और वो दिल्ली आएंगे तो हम लोग जरूर उनसे चर्चा करेंगे और मुझे चर्चा करते हुए खुशी होगी। एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त है अमूमन, क्या आपको लगता है कि इस बीच में किसी तरीके का कोई सुलह निकल सकता है कि आप लोग कोई डेलीगेशन भेजें किसानों के पास और चर्चा शुरू करें, उनकी जो मांगे हैं वो सुने? देखिए, दरअसल क्या है, मेरी तरफ से तो 3 दिसंबर का निमंत्रण है ही। उनकी तरफ से अगर कोई बात आएगी तो हम जरूर विचार करेंगे। कांग्रेस लगातार ये हमला कर रही है कि संसद में उन्होंने जोरों से आवाज उठाई इस बिल को रोकने का, लेकिन सरकार काला कानून बनाकर इस बिल को पास कराया। कांग्रेस को इन बिलों का विरोध करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने जब अपना मैनिफेस्टो 2019 में घोषित किया था तो उस समय इन कृषि सुधार बिलों को वो लाएंगे और संसद में पारित करेंगे, यह आश्वासन देश को दिया था। मैं राहुल गांधी को कहना चाहूँगा कि वो पहले अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ दिल्ली में सारी प्रेस को बुलाएं। अपने घोषणा पत्र में उन्होंने झूठ बोला था, इसको स्वीकार करें, जनता से माफ़ी मांगें, तभी उनको इन बिलों का विरोध करने का नैतिक अधिकार मिल सकेगा। कांग्रेस को दो मुही राजनीति। किसान आंदोलन को लेकर के हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि सरकार और किसानों को बातचीत कर समाधान निकाला जाना चाहिए। उनकी मांग जायज है, हम उनका समर्थन करते हैं। जो 3 कानून बनाए गए हैं वो किसान के हित में नहीं है। जो किसान आ रहे थे वो तो उनके तो वैसे ही आंसू निकले हुए हैं और अर्शु गैस छोड़ी जा रही है। वाटर कैनन तो वैसे कोरोना में खतरनाक साबित होता है, ठंडा होता है। तो ऐसा नहीं, रास्ता एक ही है, उनसे बातचीत करके समाधान निकाला जाए और जो उनकी मांग है जायज़ है और उनका हमारे को भी उनको समर्थन है। और मैं हरियाणा वासियों से अपील करता हूं, जो किसान आए हुए हैं उनको खाने पीने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी को डॉक्टर चाहिए, दवाई चाहिए, उसका भी इंतज़ाम करें और उनके ठहरने का भी इंतज़ाम करें ताकि किसी को दिक्कत ना हो हरियाणा में। और सरकार से यह है कि तुरंत उनसे बात करके इसका समाधान निकालें, क्योंकि ये जो कानून बनाए हैं 3, वो किसान के हित में नहीं है। किसान की मांग है कि एमएसपी जो है उसकी गारंटी दे सरकार, क्योंकि अब दो मंडियां बन गई। एक तो सरकार कह रही है एमएसपी देंगे, यार्ड में जो मार्केट कमेटी हैं उनमें तो एमएसपी मिलेगी, लेकिन उससे बाहर ना तो कोई फीस होगी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, उस पर कोई शर्त लागू नहीं होगी कि एमएसपी से कम ले या ज़्यादा ले। और जो आपका जब किसान की फसल आएगी वो सस्ती बिकेगी। और होर्डिंग पे इन्होंने छूट कर दी, होर्डिंग का वो कर दिया, तो बाकी जो कॉरपोरेट्स हैं या बड़े धनाढ्य हैं वो होर्डिंग करेंगे।
नवगठित बिहार विधानसभा के पहले सत्र के आखिरी दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में अमर्यादित निजी टिप्पणी की। इतना ही नहीं, उन्होंने विरोधियों को चोर और बेईमान भी कहा है। इस पर सदन में हंगामा खड़ा हो गया और तेजस्वी यादव ने चुनाव का गुस्सा विधानसभा में उतारते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निजी हमले भी किए। बच्चे गिनने और पैदा करने की बातें कई बार दोहराई। गुस्सा इस तरह था कि सत्ता पक्ष के एक विधायक की ओर से मुखातिब होते हुए कहा गया कि ये लोग चोर हैं, बेईमान हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बेफर पड़े। उन्होंने तेजस्वी को मर्यादा के पालन की नसीहत दी। ये घटना राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के क्रम में विधानसभा में हुई। खबर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से है, जहां पर ग्राम पंचायत जलोड़ भुट्टे कॉलोनी के वार्ड नंबर 4 की सड़कें बदहाली की डगर पर हैं। बता दें कि यहां पर थोड़ी सी बारिश आते ही सड़कों के गड्ढों में पानी भर जाता है, जिसके कारण आने जाने वालों को और दोपहिया वाहनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान स्थानीय निवासी श्यामचंद का यह कहना है कि यह सड़क सरकारी स्कूल मोहल को जाती हैं और सड़क में बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है और पानी की निकासी के लिए बनी नालियां शोपीस बनी हुई है, जिसके कारण आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और साथ ही उन्होंने पंचायत से सड़क को ठीक करने की मांग भी की है। और जो ये रोड बना हुआ है सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉल की तरफ जाता है और यहाँ का इस हाल देखो कैसा है, नालियाँ सूखी पड़ी और रोड में पानी गिरा हुआ है। आम लोगों को जाने के लिए मुश्किल हो रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ है यहाँ पर। और जाली देखो, बजाय से मांगे कि इसमें या जो फेबर वाले पत्थर लगाए जाए या रोड की मरम्मत करवाई जाए। और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले शुक्रवार को एक ही दिन में दूसरा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफा देने के बाद विधायक मिहिर गोस्वामी भाजपा में शामिल हो गए हैं। वहीं बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मंत्री के इस्तीफे को लेकर के कहा कि सीएम ममता के अहंकार और भ्रष्टाचार से शुभेंदु अधिकारी नाराज थे और इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। अगर वो बीजेपी में आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अब ऐसा लग रहा है कि टीएमसी के कई नेता नाराज होकर बीजेपी में आएंगे। इसमें ममता जी का अहंकार, भाईकों का अधिकारवाद, उनके द्वारा कोयल माफिया को दी जा रहा संरक्षण, उनको गोल्ड माफियाओं को दिया जा रहा संरक्षण, उनके द्वारा सैंड माफियाओं को द्वारा दिया जा रहा संरक्षण, भाईकों के द्वारा की जा रही हिंसा की राजनीति, उससे शुभेंदु नाराज थे। और शुभेंदु जी ने शायद ममता जी से शिकायत भी की थी, पर ममता जी अपने भाईकों को नहीं रोक पाई और उसके कारण शुभेंदु जी ने इस्तीफा दिया, ऐसा मुझे लगता है। यदि वो आते हैं तो निश्चित रूप से एक ज़मीन के नेता हैं वो और अच्छे नेता हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। और सर, कितने और आपके चुनाव भी पास आ रहा है, आने के और कितने नेता लग रहे हैं कि बीजेपी आएंगे? काफ़ी नेता आएंगे बीजेपी के में अभी टीएमसी से काफ़ी नेता, ऐसा लग रहा है। हरिद्वार में 30 नवंबर को पड़ने वाले कार्तिक पूर्णिमा स्नान को रद्द कर दिया गया है। इसे लेकर व्यापारी खासे रोष में है और सरकार के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं और सरकार से ये मांग की गई है कि कुंभ मेले को राज्य सरकार कराने की बात कर रही है। हर महीने पड़ने वाले गंगा स्नान को रद्द किया जा रहा है, इससे व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं हरिद्वार पुलिस प्रशासन पूरी शक्ति से स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं को आने से रोकने की तैयारी में जुटा है। ऑल इंडिया उद्योग व्यापार के प्रदेश अध्यक्ष संजय चोपड़ा का यह कहना है कि कोरोना काल के दौरान हरिद्वार का व्यापारी राज्य सरकार से गुहार लगा रहा है कि लॉकडाउन की अवधि में बिजली बिल, पानी बिल और बच्चों को स्कूल फीस माफ की जाए और इस मांग को लगातार राज्य सरकार से वो करते आ रहे हैं। देखिए, लगातार कोरोना काल के दौरान हरिद्वार का व्यापारी उत्तराखंड सरकार से लगातार गुहार किए हुए हैं कि जिस प्रकार से लॉकडाउन अवधि के दौरान तमाम बिजली के बिल, पानी के बिल और बच्चों की जो शिक्षा की जो फीस है वो माफ़ किए जाने की मांग को लगातार राज्य सरकार से करता आ रहा है। एक तरफ तो राज्य सरकार उन मांगों पर विचार नहीं कर रही है और दूसरा लगातार यहाँ अगर आप देखेंगे हरिद्वार में पहले चारधाम यात्रा स्थगित की गई, फिर कांवड़ मेला स्थगित किया गया और फिर ये जो लक्की मेले हैं हर जो 15 दिन में मावस है, पूर्णमासी है,
उसको स्थगित किया जा रहा है। छठ का पर्व आया, छठ का पर्व आपने स्थगित कर दिया। अब कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के लिए स्थगिति आ गई है। इसके लिए हम ये इंश्योर करवा रहे हैं कि कम से कम लोग आए या फिर आए ना। इसके लिए हमने अलग अलग टीम बनाई है, ड्यूटी पॉइंट्स बनाए हैं और वहाँ पे फोर्स हमारी डिप्लॉय रहेगी कि ताकि लोग वहाँ पे ना आए। उनके खिलाफ मानसा के गांव सरदुलेवाला में एक मकान में अचानक से आग लगने से बड़ा हादसा हो गया है। आग लगने से घर के कमरे की छत जलकर गिर गई और जिसमें घर की एक महिला की मौत भी हो गई है। महिला के शव को आग के मलबे से निकाला गया। पुलिस के मुताबिक आग से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। उन्होंने ये भी बताया कि महिला के शव को अस्पताल में रखवा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल धारा 174 की कार्रवाई की गई है। करीब 3:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਦੁੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੇਫ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਪੂਸੇ ਲਾਲ ਦੀ ਸੀਤਾ ਦੇਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਕੱਢੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰਖਾਈ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜੈਸੀ ਸੂਰਤ ਹੋਊਗੀ ਵੈਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ। ਜੋ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਨਰਮ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ 3 ਵਜੇ ਕਾਲ ਆਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 2:30 ਵਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਸਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸੀ ਸਮਾਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲਾਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 174 ਦੀ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के विधानसभा थाना क्षेत्र स्थित एक मोबाइल दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार इस मामले में कर लिया है। इस मामले की पूरी जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तारकेश्वर पटेल ने बताया है कि प्रार्थी जगदीश वर्मा की याचिका मोबाइल के नाम से उनकी दुकान है और आमा सिवनी विधानसभा में ये दुकान है। इस दुकान में बीते महीने चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। प्रार्थी ने पूरे घटना की जानकारी विधानसभा थाने को दी थी। आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। एक तो पहला विधानसभा थाना क्षेत्र में आमा सिवनी में मोबाइल दुकान में चोरी हुई थी। 17 लाख मोबाइल उसमें चोरी हुए थे और तो उसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से 12 लाख मोबाइल को जब्त कर लिया गया है। बाकी मोबाइल अभी नहीं मिला है। ये मिट्टी में दबा के रखा था। बोलता है ये बलौदा बाजार का रहने वाला है आदमी, ये गिरोधपुरी बलौदा बाजार का। 1.5 लाख रुपए का मोबाइल बरामद हुआ है इसमें। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के पाली हिल स्थित दफ्तर को तोड़े जाने से संबंधित मामले पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक कंगना के दफ्तर में हुए नुकसान का मूल्यांकन किया जाएगा। कोर्ट ने साफ कहा है कि कंगना द्वारा तोड़फोड़ में हुए नुकसान के बयान का वो समर्थन नहीं करते हैं और कोर्ट ने यह भी माना है कि ये सभी चीजें कंगना को धमकाने के मकसद से की गई हैं और पीएमसी की मंशा ठीक नहीं थी। दिया गया नोटिस और की गई तोड़फोड़ असल में कंगना को धमकाने के लिए थी। कोर्ट ने यह कहा है कि कंगना को हर्जाना दिए जाने के लिए दफ्तर में हुई तोड़फोड़ का मूल्यांकन किया जाए। मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति कंगना और बीएमसी दोनों को सुनेगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने बिहार में होने वाले आगामी राज्यसभा उपचुनाव 2020 के लिए सुशील कुमार मोदी को उम्मीदवार बनाया है। ये जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने दी है। ये सीट रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई थी। हाल ही में एलजेपी के बिहार चुनाव में अलग चुनाव लड़ने के बाद बीजेपी ने उसे साइडलाइन कर दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये सीट एलजेपी के खाते में ही जानी चाहिए थी। उधर बीजेपी सुशील कुमार मोदी का कद बढ़ाने की तैयारी में है। सुशील मोदी अब राज्यसभा के रास्ते केंद्र में जा सकते हैं।
जहां उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी देने की चर्चाएं चल रही हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए सरकार बनने के बाद सुशील मोदी को डिप्टी सीएम के पद से उनकी छुट्टी कर दी गई थी और इसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी उन्हें केंद्र में सेट करना चाहती है। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है और इसके चलते उत्तर प्रदेश अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने यह कहा है कि गुरुवार को प्रदेश में 1,83,557 सैंपल के जांच के लिए लिए गए हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए यूपी सरकार लगातार सतर्क है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। किसानों के आंदोलन को लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस हाई अलर्ट पर है। इसी कड़ी में अमरोहा के किसानों ने NH9 दिल्ली लखनऊ हाईवे पर गाड़ियों को सड़क पर खड़ा करके जाम लगा दिया और उधर दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए हजारों की संख्या में किसान दिल्ली कूच कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने हाईवे पर ही रोक दिया उन्हें, जिसके चलते किसान अमरोहा के गजरोला में हाईवे किनारे बैठ गए और किसानों का ये कहना है कि जब तक पुलिस और सरकार उन्हें दिल्ली नहीं जाने देंगे वो यहां पर बैठ करके अपना विरोध जताते रहेंगे। क्या इन्होंने अध्यादेश पास करा किसानों के खिलाफ है। या तो ये गारंटी ले मैं कि जो भाव सरकार कर रही है गन्ने पर तो बोलते ही ना, क्रेशर वाले 200 रुपये ले रहे हैं, उन्हें भी 325 लेना चाहिए ना रेट है तो 125 रुपये 2 रुपये कम ले लें, मर्जी है, चाहे 50 रुपये ले लो, कोई माल लूट रहा है किसान का। अब मक्का का भाव क्या है सरकारी रेट पे, वहाँ 800 रुपये नहीं बिक रही, तो इन्होंने गलत कर रखा है। दिल्ली जान नहीं दे रहे, तो यहाँ ही कर रहा है प्रोग्राम। पंजाब के किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत बड़ा आंदोलन करा उन्होंने, उनका साथ हम दे रहे हैं सब लोग यूपी के भी। तो ये अब आपका आज हमारा हर जिले में है। लेकिन जिस तरीके से किसान अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर और पुलिस द्वारा जगह जगह किसानों के साथ बर्बरता की जा रही है, तो क्या? हाँ, ये तो गलत है, ये तो इन्हें पछताना पड़ेगा। सरकार को सोचना चाहिए, किसान तो भगवान हुआ है, इसके हाथ नहीं लगाना चाहिए किसान को, किसी को। इसका तो बदला ले लेंगे किसान, वोट से ले लेंगे। तो ये धरना आपका कब तक रहेगा? ये तो अब अनिश्चित काल लग रहा है। आप देखो कोई आवे तो क्या हुआ, अभी तो चलेगा ये तो। अभी ऊपर वालों का आह्वान पर जो होगा, हाँ वो हो जाएगा। 2 बजे तक वहाँ की स्थिति देख कर बाद में। हाँ देखेंगे हम। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने की और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की अनुमति मिल गई। इसी बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने यह कहा है कि केंद्र सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। सभी किसान भाइयों से यह अपील है कि अपने सभी जायज मुद्दों के लिए केंद्र से सीधे बातचीत करें। उन्होंने ये भी कहा है कि आंदोलन इसका जरिया नहीं है। बता दें कि ये किसान टिकरी बॉर्डर से निरंकारी समागम मैदान की ओर आगे बढ़ रहे हैं और इससे पहले दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली सरकार से 9 स्टेडियमों को अस्थायी जेलों में तब्दील करने की मांग की थी, जो कि खारिज कर दी गई दिल्ली सरकार की तरफ से। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर कई जगहों पर किसानों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प भी देखने को मिली और इस दौरान पथराव भी देखने को मिला। ऐसे में पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारी किसानों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने यह कहा है कि यहां पर तो कोई लाख चाहेगा तो भी एनडीए में किसी को इधर से उधर नहीं कर सकता। वहीं उन्होंने बेटे की चाह में बेटियां पैदा करते रहे उस बयान पर सीएम ने यह कहा है कि उन्होंने ये मजाक में कहा है, हम प्रजनन दर की बात करते रहे हैं, लोग तो खुद ही अपने बारे में सोचते हैं। मतलब एक बात तो समझ लिए कि लोगों को ये भावना होती है। बयान दिया था कि कुछ लोग जो है वो 7-7 8-8 बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि उन्हें बेटे की तलाश भाई वो तो हम मजाक की बात कर रहे हैं, हम प्रजनन दर की बात करते रहे, अब उसी में मजाक में हमने कोई बात कह दिया। हम किसी के बारे में कुछ कहने गए तो लोग तो खुद ही अपने बारे में सोचते हैं। मतलब एक बात तो समझ लिए ना कि लोगों को ये फीलिंग होती है। हम तो ऐसे ही एक मजाक में इस बात की चर्चा की, भाई प्रजनन दर को कम करना है और महिला जब पढ़ेगी तो प्रजनन दर कम होगा। तो इस पर तो हम लोग तो बोल रहे हैं, यूरेका की भावना के साथ हम लोग कर रहे हैं। हर पंचायत में, ग्राम पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय बने, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में, चर्चा के सिलसिले में हमने कह दिया किसी के बारे में कि भाई लड़की हो या लड़का सबका सम्मान होना चाहिए। तो ये सब बात
किसान आंदोलन को लेकर आप नेता राघव चड्ढा ने कहा है कि मैं सीएम अरविंद केजरीवाल का और आम आदमी पार्टी की सरकार का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने केंद्र सरकार की मांग को खारिज किया है। केंद्र सरकार दिल्ली में जेल बनाना चाहती थी ताकि देश भर से जो किसान दिल्ली में आ रहे थे उन्हें जेल में बंद कर सके। तब्दील करने की एक परमिशन मांगी है किसानों के मोर्चे को देखते हुए। देखिए, मैं दिल्ली सरकार से, दिल्ली की हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार से दरख्वास्त करता हूं, गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं कि दिल्ली पुलिस द्वारा जो उनसे अनुमति मांगी जा रही है स्टेडियम्स को जेल में तब्दील करने की, ताकि जो किसान भाई जो प्रदर्शन करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली की ओर आ रहे हैं उनको उसमें बंद किया जाए, उस अनुमति को ना दें और इस प्रकार की किसी भी परमिशन को सीधे तौर पे मना कर दें। हमारा संवैधानिक अधिकार है प्रोटेस्ट करना, एजिटेट करना, विरोध दर्ज कराना, प्रदर्शन करना। यदि एक शांतिपूर्ण तरीके से आज देश का किसान अपना विरोध दर्ज कराना चाहता है तो उसको क्या हम जेल में बंद कर देंगे? आज देश का किसान जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, हमारी फूड सिक्योरिटी की रीढ़ की हड्डी है, आज क्या वो हमारे लिए आतंकवादी हो गया है? क्या मोदी सरकार देश के किसान को आतंकवादी समझती है? क्या मोदी सरकार देश के किसान को आतंकवादी या अपराधी समझती है जो उसको जेल में बंद करना चाहती है? हिमाचल में एबीवीपी जल्द ही छात्रों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के उग्र आंदोलन करने की तैयारी में है, जिसके संकेत नाहन में एबीवीपी के पदाधिकारियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए दिए हैं। इस मुद्दों में स्कूल कॉलेज होंगे, जैसे कि छात्रों के लिए किए जा रहे फंड और फीस, विश्वविद्यालयों का निर्माण ना होने और छात्र संघ चुनाव की बहाली जैसे मुद्दे शामिल हैं। एबीवीपी के जिला संयोजक अंकित शर्मा ने यह कहा है कि प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हो सका है। आने वाले समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, केंद्रीय विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर, कृषि और बागवानी विश्वविद्यालय समेत छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर के एक निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला संयोजक शर्मा। हिमाचल प्रदेश में ऐसे कई अनेक मुद्दे हैं जिनको लेकर प्रदेश का छात्र युवा आक्रोशित हो रहा है। ये मुद्दे यह हैं कि जैसे कि हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला है, तो वहाँ पर उसको घोषित कर 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं, परंतु उसका जो अभी तक निर्माण कार्य कोई शुरू नहीं हुआ। वहीं हम बात करें बेरोजगारी की, तो ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके ऊपर प्रदेश सरकार द्वारा कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। और वहीं हम बात करें प्रदेश सरकार की, तो कुछ दिन पूर्व उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी की थी कि जो निजी शिक्षण संस्थान हैं वो जो फीस है, फीस के अतिरिक्त वो अन्य शुल्क भी ले सकते हैं, जिसके साथ हम ये कह रहे हैं कि इसका विद्यार्थी परिषद कड़ा विरोध करती है। जब 8 महीने से स्कूल नहीं लगे, कॉलेज नहीं लगे, तो फीस किस लिए ली जा रही है? और वहीं हम एक बात करें तो हमारे छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों की, जिसका प्रदेश सरकार द्वारा हनन किया जा रहा है, जबकि ये प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में बंद किया जाए। इसके लिए कई विश्वविद्यालय एक निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर इसका जल्द से जल्द समाधान ना किया गया तो विद्यार्थी परिषद पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे हिमाचल स्तर पर एक उग्र आंदोलन करेगी, जिसके लिए विद्यार्थी परिषद और पूरे हिमाचल प्रदेश में एक उग्र से उग्र इतना आंदोलन करेगी कि प्रदेश सरकार और प्रशासन को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर।
एक निजी यूनिवर्सिटी का काला सच। बीटेक, एमटेक, बीबीए, इंजीनियर टीचर बनाने का काला खेल। 5000 बच्चे हो चुके हैं शिकार। 300 से ज्यादा कर्मचारी मिलकर दे रहे हैं अंजाम। नेपाल से लेकर रवांडा, अफगानिस्तान से लेकर केन्या, हर जगह मौजूद यूनिवर्सिटी के दलाल कैसे देते हैं अपने कारनामों को अंजाम। जल्द करेंगे बड़ा खुलासा, दिखाएंगे आपको पूरा सच। ऑपरेशन फेक गुरुजी, सिर्फ एएनबी न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल में कुल्लू नगर परिषद के वार्ड 8 में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये फैसला सुरक्षा को लेकर के किया गया है। प्रदेश का पहला ऐसा वार्ड होगा जो इस तरह के कैमरों से लैस होगा ताकि वार्ड की हर गतिविधि सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो सके। वार्ड नंबर 8 के पार्षद तरुण विमल ने यह कहा है कि इस कार्य के बाद नगर परिषद का यह वार्ड प्रदेश का पहला वार्ड होगा जहां स्वच्छता, सुरक्षा और सर्विलांस लोगों को घर द्वार पर ही मिल रही होगी। उन्होंने ये भी बताया है कि जगहों को चिन्हित किया जा रहा है। इसके लिए टीम को भी बुलाया गया है। अलग अलग जगहों पर 24 कैमरे लगाए जाएंगे जिसकी कुल लागत 5 लाख के करीब होगी। देखिए जी, मुख्यतः जो एक प्रॉमिस मैंने जनता से किया था वो एक उनकी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग किया था। तो एक फैक्टर जो हम लेके आए हैं वो है SSS फैक्टर, यानी आपका सिक्योरिटी, सैनिटेशन एंड सर्वेलेंस। उसी के तहत वार्ड नंबर 8 कुल्लू नगर परिषद में एक डेडिकेटेड सर्वेलांस सिस्टम लगने वाला है जो हिमाचल का पहला सर्वेलांस सिस्टम होगा, जिसपे वार्ड के जो हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे और जो हमारे बाशिंदे हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए और यहाँ पर सैनिटेशन को चेक रखा जा सके और जो यहाँ सर्वेलेंस सिस्टम रखे, जहाँ की जो गतिविधियाँ हैं उसके ऊपर भी निगरानी रह सके। तो ये हम एक डेडिकेटेड एक सर्वेलांस सिस्टम हम यहाँ लगाने वाले हैं जो हिमाचल का फर्स्ट होगा, जिसपे एक कंट्रोल रूम जो ऑलरेडी एसपी साहब के पास रनिंग है उसके साथ वो पैच किया जाएगा और दूसरा कंट्रोल रूम जो हमारा ढालपुर में जो हमारा ऑफिस है वहाँ पे लगाया जाएगा। इसके पश्चात ये जो हमारा, मैंने मॉल रोड की बात कही, जो मॉल रोड का कॉन्सेप्ट हम लेके आए थे, मॉल रोड को हम डेवलप करने वाले हैं। लगभग इसमें 1.5 करोड़ के आसपास की राशि इसमें लगने वाली है। और जो इसमें जो हमने कहा था कि जो इवनिंग कल्चर की बात हमने की थी, हम उसको डेवलप करना चाहते हैं कुल्लू में। तो इसलिए ये टोटल मॉल रोड जो होगा ये फुली अनलाइटेड मॉल रोड होगा। या कम से कम आपसे 15 से 20 जो आपकी स्ट्रीट लाइट्स होंगी, मोस्टली वो 30 वॉट की जो स्ट्रीट लाइट्स होंगी आपकी वो लगाई जाएंगी। और तो और जो हमारा ढालपुर जो एक मेन हब है जहां ऑफिसेज हैं, तो यहां पर एक पार्किंग का बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है। तो मोनाल कैफे पार्किंग को एक डेडिकेटेड आपकी ऑटोमेटेड बूम बैरियर पार्किंग होगी जो डिस्ट्रिक्ट की फर्स्ट होगी, उसको भी हम बनाने जा रहे हैं। और जो स्थानीय जनता का जो वहां पर कुछ इश्यूज थे उसको हमने भी सॉल्व कर दिया है, तभी ये कार्य रुका हुआ था। अब ये कार्य हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा भी हमने जो यहाँ करणीय कार्य थे, जो अमृत योजना के तहत जितने भी जो हमारे एरिया वार्ड नंबर 8 के थे, वार्ड नंबर 8 में कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जो कहीं छूटा होगा जहां पर इंटरलॉकिंग टाइल्स नहीं है। बट मोस्टली जो हमारा मेन फोकस है, जो SSS फैक्टर की हमने बात की है कि वार्ड नंबर 8 पूरे हिमाचल प्रदेश का पहला वार्ड होगा जहां पर सर्वेलेंस सिस्टम होगा, जिसमें आपके 24 कैमरा लगाए जा रहे हैं। और ये पूरा सिस्टम हमें, जिसमें इसकी कॉस्ट लगभग यूपी के सीतापुर में लंबे समय से लगातार अवैध खनन का खेल बड़े जोरों शोरों से चल रहा है, जिसमें कुछ खनन कर्मचारी और सफेद पोस्ट नेता शामिल थे, जिस पर शिकंजा कसने का काम बदफर चौकी प्रभारी संत कुमार ने किया है। आपको बताते चलें कि सीतापुर जनपद के तहसील लहरपुर क्षेत्र भदफर के मजरा मंझरी में अवैध खनन माफिया जेसीबी मशीनों द्वारा कृषि योग्य भूमि को रातों रात चोरी से खनन वहां पर करते थे। चौकी प्रभारी संत कुमार को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जब मौके पर वो वहां पर पहुंचे तो देखा अवैध
रूप से खनन वहां पर हो रहा था। मौके से 5 ट्रैक्टर ट्रॉली सीज कर दिए गए हैं। रिपोर्ट अपर मजिस्ट्रेट सीतापुर को भेज दी गई है। ये पहला मौका है जब खनन माफियाओं के खिलाफ चौकी प्रभारी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। यह खनन पिछले काफी समय से सुर्खियों में बना हुआ था, लेकिन उच्चाधिकारियों की लापरवाही से अवैध खनन पर प्रतिबंध नहीं लग सका। कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली की तरफ बढ़े और प्रशासन किसानों को रोकने का प्रयास करता रहा, लेकिन किसानों को रोक पाने में सफल नहीं हो पाया। इस पर कांग्रेस के नेता जयवीर शेरगिल ने यह कहा है कि बीजेपी जिम्मेदार नहीं, जालिम सरकार है। किसान के साथ भाजपा ईस्ट इंडिया कंपनी और जनरल डायर जैसा रवैया कर रही है। जिस किसान को लाल गुलाब दे के स्वागत करना चाहिए, उस किसान का लाल लहू भाजपा बेशर्मी से सड़कों पे बहा रही है। भाजपा एक तरफ पाकिस्तान आतंकवाद समर्थक आईएसआई आर्मी को लाल कालीन बिछा के पंजाब में स्वागत करती है, पर पंजाब के किसान को दिल्ली राजधानी में आने की इजाजत नहीं देती। क्या यह नया भारत है जहां भाजपा की केंद्रीय सरकार आतंकवादी समर्थक आईएसआई को देश के किसान से ज्यादा इज्जत बख्शती है? यह कहां का इंसाफ है? आज जग जाहिर है कि भाजपा किसानों की नहीं बल्कि बेईमानों की सरकार है। भाजपा जिम्मेदार सरकार नहीं बल्कि जालिम सरकार। यूपी के देवरिया जनपद के रामपुर खरखाना थाना के महुआ पाटन पुल से एक ट्रक स्टीयरिंग फेल होने की वजह से रेलिंग तोड़कर के बीच में फंस गया। सुबह 6:30 बजे यूपी से बिहार जा रहे चीनी से लदे हुए ट्रक ने महुआ पाटन पुल का रेलिंग तोड़ दिया और स्टीयरिंग फेल होने की वजह से यह घटना हुई है, जिससे पुल का एक हिस्सा भी टूट गया है और इस हादसे के कारण आवागमन काफी समय तक वहां पर बाधित रहा और गनीमत रही कि इस हादसे में ड्राइवर सकुशल बच गया। यूपी के चित्रकूट में देवोत्थान एकादशी के दिन मां मंदाकिनी गंगा की आरती के वार्षिकोत्सव पर पूजन वहां पर किया गया और इस शुभ अवसर पर जगत गुरु राम भद्राचार्य द्वारा दीप प्रज्वलित कर कथा प्रवचन भी वहां पर किया गया, शुभारंभ किया गया। और मां गंगा आरती के दौरान कामतगिरी प्रमुख द्वार के महंत मदन गोपाल दास जी और निर्मोही अखाड़ा के ओमकार दास, दीनदयाल दास और खाकी अखाड़ा के राम हृदय दास, जिलाधिकारी शेषमणि पांडे समेत कई गणमान्य लोग वहां पर मौजूद रहे। मंदाकिनी के तट पर हो रहा है। आज 1 वर्ष पूर्ण हुआ और देवोत्थान एकादशी के दिन विगत वर्ष ये शुरू हुआ था और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार ये भव्यता इसमें लाई। उन्होंने यहाँ पर आरती स्थल के विकास हेतु आशीर्वाद दिया, जिसके क्रम में ये आरती स्थल विकसित हुआ और ये दिव्य और भव्य रूप आपको दिख रहा है। इसमें अभी और निरंतर दिव्यता और भव्यता बढ़ाते चले जाएंगे हम लोग मां मंदाकिनी आरती ट्रस्ट के सहयोग से और स्थानीय लोगों के सहयोग से और भी बेहतर तरीके से इस आरती को कराया जाए। कश्मीर के पहाड़ों समेत जम्मू संभाग के उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी जारी है। लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई संपर्क मार्गों पर आवाजाही बाधित भी हुई है। राजौरी में भी भारी बर्फबारी हो रही है और सड़कें अवरुद्ध हो चुकी हैं, जिससे आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है लोगों को और सड़कों पर जमा हुई बर्फ को हटाने का प्रयास भी लगातार जारी है। स्थानीय मजदूर और मशीनों के जरिए सड़कों से बर्फ को हटाने का काम किया जा रहा है ताकि आवागमन सुचारू रूप से चल सके। बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन जिले के पंतेहाल इलाके में पहाड़ से पत्थर और मलबा भी गिर गया है। इससे यातायात 1.5 घंटे तक वहां पर बाधित रहा। एक तरफा यातायात खुला होने की वजह से श्रीनगर से जम्मू की तरफ गाड़ियां छोड़ी गई। राजमार्ग क्षतिग्रस्त होने के चलते वाहनों को धीरे धीरे निकाला गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने यातायात सुरक्षा और अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए उत्तर प्रदेश के समस्त वाहन स्वामियों के लिए फरमान जारी किया है कि अब हर वाहन में हाई सिक्योरिटी को लेकर के HSRP प्लेट लगवानी अनिवार्य हो गई है और जो स्वामी ये प्लेट नहीं लगाएगा उन पर कार्रवाई भी की जाएगी।
HSRP है, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, जो समस्त वाहनों में लग रही है। हमारा विभाग पिछले 1 साल से नई गाड़ियाँ जितनी भी पंजीकृत हो रही हैं उनको हम लगवा रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने जनवरी से उसको लागू कर दिया है, पहले नवंबर तक था। इस सभी समस्त वाहनों में, चाहे प्राइवेट हो चाहे कॉमर्शियल गाड़ी हो, समस्त वाहनों में HSRP हाई रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी प्लेट लगाने। वनडे मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए 375 रन का विशाल लक्ष्य दिया था। इसके जवाब में टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी रही और पहले विकेट के लिए मयंक अग्रवाल और शिखर धवन के बीच 53 रन की साझेदारी हुई, लेकिन मयंक 22 रन बनाकर के आउट हो गया और इसके बाद कप्तान विराट कोहली 21 रन और श्रेयस अय्यर भी 2 रन बनाकर के पवेलियन लौट गए। केएल भी कुछ खास नहीं कर पाए और 12 रन का ही योगदान दे पाए। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने धवन के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला और उनके साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 128 रन की साझेदारी की। फिर शिखर धवन भी 79 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन हार्दिक जिम्मेदारी से अपनी पारी को आगे बढ़ाते रहे और अपने वनडे करियर का पहला शतक जो है वो लगाने से चूक गए। उन्होंने 76 गेंदों पर 7 चौके और 4 छक्कों की मदद से 90 रन की पारी खेली। यह हार्दिक पांड्या के वनडे करियर की सबसे बड़ी पारी भी साबित हुई। हार्दिक पांड्या बेशक अपना पहला वनडे शतक लगाने से चूक गए, लेकिन उन्होंने अपनी इस पारी के दम पर MS धोनी को पीछे छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं और किशोरियों की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति के तहत जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और महिलाओं और किशोरियों को जागरूक करने के लिए अथक प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसी के तहत मैनपुरी में एक BA की छात्रा प्रियांशी सिंह ने रेलवे थाने का चार्ज संभालते हुए 1 दिन के लिए पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालते ही प्रियांशी सर्वप्रथम अपने अधीनस्थ 1 दिन के लिए कार्य करने वाली रेलवे पुलिस को एकत्रित कर देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा का पाठ पढ़ाते हुए शपथ उन्होंने दिलवाई। कोविड-19 के चलते वहां पर मौजूद बिना मास्क के लोगों के चालान काटे गए। हम लेने गए, वहाँ पे देखा कि बहुत से लोग थे जिन्होंने मास्क नहीं पहना था, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं कर रहे थे, तो उनको एक वार्निंग दी हम लोगों ने और समझाया कि मतलब ऐसा ना करें। इसके बारे में थोड़ा इन लोगों को समझाया और फिर जो वहाँ पे यूपी के मेरठ में नौचंदी थाने में रेप का एक मुकदमा दर्ज करवाया गया है। जानकारी के अनुसार नौचंदी निवासी छात्रा ने यह बताया है कि साल 2015 में CPMT की कोचिंग के दौरान पवन कुमार से उसका परिचय हुआ था। आरोपी पवन ने जाति बदलकर उसके साथ परिचय बढ़ाया और खुद को भी CPMT की कोचिंग का छात्र बताया। छात्र ने यह बताया कि चयन CPMT में नहीं हुआ तो उसने LLB में एडमिशन ले लिया और इस दौरान पवन और उसकी 2 बहनों कविता और बबीता ने शादी के लिए दबाव बनाया, एक दस्तावेज पर साइन करवाए और शादी करा ली। इसके बाद पवन ने धोखे से करीब 2 लाख रुपए की FD हड़प ली और कुछ फोटो और कॉल रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक करने की धमकी देकर पवन अब ब्लैकमेल कर रहा है और लगातार मानसिक उत्पीड़न कर रहा है। छात्रा ने इस मामले में नौचंदी थाने में तहरीर दी है और इसके बाद पुलिस ने पवन, कविता और बबीता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। थाना नौचंदी में 24 नवंबर को एक अभियोग पंजीकृत किया गया। तहरीर में अंकित किया गया था कि जाति को छिपाकर लड़की से शादी किया गया और उसका उद्देश्य ये था कि उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको किसी तरीके से अपने कब्जे में लेने का। इसके संदर्भ में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। तथ्यों की छानबीन की जा रही है। तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में निष्पक्ष एवं यूपी में अब राजकीय शिक्षण संस्थाओं को इकाई मानकर दलितों को आरक्षण दिया जाएगा और इसकी जानकारी अनुसूचित जाति एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने दी है।
यूपी में मानो दबंगों का ही राज हो, क्योंकि आए दिन इन दबंगों की दबंगई देखने को मिल रही है। एक ऐसा ही ताजा मामला मथुरा के गोधुलीपुरम कॉलोनी से सामने आया है, जहां पर रिटायर्ड फौजी को 2 अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी है। जहां गोली लगने से रिटायर्ड फौजी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं फायरिंग कर मौका वारदात से बदमाश फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में पुलिस जुट गई है। हम ये लड़की है जो वो हम गए थे, ये गई थी, अंकल को बुला रहे हैं 2 लड़के, तो मैं गया था, पापा कह रहे थे तू देखने जा, तो मैं आया था, वो कह रहे थे मुझे कमरे चाहिए रूम, तो पापा को बुला के ला, मैं गया, पापा को बुला नहीं, पापा कह रहे थे यार कौन आ गया, मैं तो सो रहा हूँ, तो मैंने कहा था बुला रहे हैं, फिर वो पापा गए, पापा से कहा था कि मुझे रूम चाहिए, रूम दिला दो आप, वो पापा कह रहे थे आपने किससे कही है, वो कह रहे थे कि साइड में दुकान है वो वाली, तो उन अंकल ने कही हमसे, तो फिर वो कह रहे थे पापा मेरे में दिमाग में तो कुछ कोई रूम है नहीं है, तो पापा वो लोग कह रहे थे कि बात कर लो दुकानदार से, तो पापा गए मेरे, तो यहीं पर थोड़ी दूर चले तो गोली मार के भाग गए। ये घटना जो है गोली चला के 2 बंदे आए हैं, यही बताया जा रहा है, और 2 बंदे आके उनको घर से बुलवाया है और बुलवा के ले जाके उनसे बोला है किराए का मकान लेने की बात है, तो कोई हमें देखना है, और उनमें फिर गोली की आवाज़ आई है। यहाँ पे सब लोग बाहर निकल के आ गए और गोली मार के वो लोग भागते हुए दिखे इधर की सीके पब्लिक स्कूल वाली गली की तरफ में। कौन थे ये लोग? ये इनका ये कुछ नहीं पता है कि कौन है, ये कौन थे इनके वहीं अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड की हदों से निकल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। उनकी इस पहचान को नया मुकाम तब मिला जब उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। प्रियंका के लिए यह सम्मान बेहद खास था, इसलिए भी क्योंकि वो एक सैन्य परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। प्रियंका ने उन यादों को अब तस्वीरों के साथ साझा किया है। प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर पद्मश्री सम्मान के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिनके साथ उन्होंने एक नोट लिख करके अपने लिए इसकी अहमियत बताई है। प्रियंका ने लिखा है कि जब मैं इन तस्वीरों को देखती हूं और उन दिनों के बारे में सोचती हूं जब मुझे देश का 4था सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिला था, जो अनगिनत यादें लौट आती हैं। यूपी में दुष्कर्म के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिजनौर में एक बार फिर से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मासूम बच्ची के साथ बहला फुसला करके दुष्कर्म किया गया। इस घटना को लेकर के मासूम बच्ची ने जब अपने परिजनों को बताया तो थाने में तहरीर दी गई और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पोक्सो समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया। मामला थाना चांदपुर क्षेत्र के मोहल्ला कमालपुर से सामने आया है। बच्ची घर का सामान लेने के लिए बाजार गई थी, इसी दौरान उसके साथ ये वारदात हुई। बिजनौर के थाना चांदपुर में आज 376 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। परिजनों का आरोप है कि उसकी लड़की जो करीब 14-15 साल की प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रही है, मार्केट में सामान लेने के लिए गई थी। कोई व्यक्ति बहला फुसला करके ले गया, रात भर बाहर रही। सुबह पड़ोस के गांव के किसी व्यक्ति ने उसे खड़े देखा, परिजनों को सूचना दिया। इस पर परिजन पहुँचे। यद्यपि लड़की सकुशल थी, लेकिन उसने बताया कि उसके साथ दुराचार हुआ है। संपूर्ण घटनाक्रम की जांच की जा रही है। जांच पड़ताल, मेडिकल परीक्षण एवं अन्य विधिक कार्रवाई की जाए। यूपी में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां आए दिन तेज रफ्तार की चपेट में आने से मासूमों की जान भी जा रही है, वहीं एक ऐसा ही ताजा मामला जीटी रोड स्थित नहर पुल गेलानाल से सामने आया है, जहां पर कंटेनर वाहन ने मजदूर महिलाओं को रौंद दिया और वहीं मौके पर ही 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवाया है और घायलों को इलाज के लिए भेज दिया गया है। इधर महिलाओं की मौत से उनके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो आए दिन जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है, दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। शुक्रवार को भी संघ शासित प्रदेश के
राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई। इसमें 2 जवान भारत के शहीद हो गए। पाकिस्तान की गोलीबारी में बुरी तरह से घायल नायक प्रेम बहादुर खत्री और राइफलमैन सुखबीर सिंह को तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। सीमा पर तैनात सेना के जवानों ने दुश्मन के हमले का तुरंत जवाब दिया है और भारी मात्रा में गोलीबारी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। कोर्ट ने यह कहा है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती है तब तक नियमों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल और शारीरिक दूरी का सख्ती से पालन जरूरी है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत क्या है? कोर्ट ने यह भी कहा है कि कड़े उपाय की जरूरत है और केंद्र सरकार को पूरे देश में गाइडलाइन लागू करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने राजकोट के कोरोना अस्पताल में लगी आग पर स्वतः संज्ञान लिया और इसी मामले की सुनवाई करते हुए ये बात कही है। कोर्ट ने गुजरात सरकार से भी रिपोर्ट मांगी। नेपाल भारत का सबसे अहम दोस्त रहा है और विकास का साझेदार है। कोरोना वैक्सीन आते ही नेपाल को वरीयता के आधार पर उपलब्ध करवाई जाएगी। 2 दिवसीय नेपाल यात्रा पर पहुंचे भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने यह बात कही है। दोनों देशों के विदेश सचिव स्तर पर हुई बातचीत में यह तय हुआ है कि जल्द ही सीमा पर बाड़ लगाने का काम भी शुरू किया जाएगा। नेपाल के विदेश सचिव भारत राज पौडियाल के निमंत्रण पर पहुंचे भारत के विदेश सचिव के उन्होंने काठमांडू में एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए ये कहा है, नेपाल और भारत के संबंध भौगोलिक, सांस्कृतिक और परंपरागत हैं। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और नेपाल का उद्देश्य भी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल का है। नेपाल से हमारे मौलिक संबंध है। चीन ने म्यांमार के साथ भी सीमा विवाद फिर से शुरू कर दिया है। यहां पर लोकाई शहर के पास सीमावर्ती क्षेत्र में चीन ने बाड़ लगाना शुरू कर दिया है। चीनी सेना की इन हरकतों का म्यांमार ने विरोध किया है। म्यांमार की सेना ने इस संबंध में चीनी अधिकारियों को पत्र लिखा है, जिससे पता चला है कि चीन की सेना पोस्ट BP 121 से 125 के बीच बाड़ लगा रही है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक चीनी सेना अवैध तरीके से म्यांमार की सीमा में घुस आई है। सेना के मेजर जनरल जो मिनतून ने यह कहा है कि चीन ने 1961 के चीन म्यांमार सीमा समझौते का उल्लंघन किया है। समझौते में यह तय किया गया था कि दोनों ही देश सीमा से 10 मीटर के अंदर किसी भी तरह का निर्माण नहीं करेंगे और अब चीन यहां पर बाड़ लगाने का काम कर रहा है। यूपी के आगरा में कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन के लिए दिल्ली जा रहे किसानों को पुलिस ने रोका वहां पर, और जिससे किसान वहां पर उग्र हो गए। किसानों ने हाईवे को चक्का जाम कर दिया और किसान कृषि कानूनों के विरोध में आयोजित सत्याग्रह में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे थे। किसानों को आगरा राजस्थान सैया बॉर्डर पर ही वहां पर रोक दिया गया था और कुछ किसानों को आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भी रोका गया। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे फतेहाबाद टोल प्लाजा के पास एक्सप्रेस वे धरने पर ही वो वहां पर बैठ गए और किसानों का आंदोलन कृषि कानूनों के विरोध में लगातार प्रदर्शन जो है वो जारी है। देश भर में कृषि कानूनों को लेकर के जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। हरियाणा और पंजाब के किसानों के द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन में पुलिस के द्वारा जमकर लाठियां भी बरसाई गई, जिसको लेकर के अब जगह जगह मौजूदा सरकार का विरोध शुरू हो गया है। अलीगढ़ की इगलास तहसील में भारतीय किसान यूनियन ने जमकर प्रदर्शन किया और किसान नेताओं ने अलीगढ़ मथुरा हाईवे को जाम कर दिया। किसान नेताओं की पुलिस से नोकझोंक भी देखने को वहां पर मिली। किसान नेताओं के द्वारा मौजूदा बीजेपी सरकार पर जमकर तंज कसे गए। अलीगढ़ के थाना अतरौली के रामघाट रोड स्थित कीर्ति अस्पताल को अनियमितताओं के चलते डीएम के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सील कर दिया। अस्पताल में रजिस्ट्रेशन आदि की जांच पूरी नहीं हो सकी है और डीएम ने लाइसेंस निरस्त करते हुए संचालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश भी दिए हैं। जानकारी के अनुसार गांव
बिलखुनी निवासी राजेश कुमार ने शिकायत दी थी कि उनकी पत्नी को प्रसव के लिए रविवार को कीर्ति अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। महिला ने बच्ची को जन्म दिया था। पीड़ित का आरोप था कि बच्ची को चिकित्सकीय स्टाफ ने न्यूबॉर्न बेबी किट में रख दिया था और जिसपे नवजात के चेहरे को चूहों ने कुतर दिया था। इस कारण उसकी मौत हो गई और इस अमानवीय कृत्य की बात संज्ञान में आने पर प्रशासन ने अस्पताल को सील कर दिया है। अतरौली में ये कीर्ति हॉस्पिटल के ऊपर सीलबंद कार्रवाई की जा रही है। किस तरह की कार्रवाई है, किस तरह का छापा लगा है? ये शिकायत हमें मिली थी कि यहाँ पर एक डिलीवरी के दौरान बच्चे को रखा गया था, उसका चेहरा जो है क्षतिग्रस्त। छत्तीसगढ़ के पिथौरा में धान उपार्जन केंद्र पटपरपाली में खरीद शुरू करने के लिए एसडीएम पिथौरा के सामने अपनी मांगों को किसानों ने रखा था, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई, जिसे देखकर के किसान नाराज हो गए और एसडीएम कार्यालय का घेराव कर दिया गया। नाराज किसानों ने कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। तहसीलदार और नायब तहसीलदार तथा किसानों के बीच जमकर बहस भी हुई। किसानों को कल तक उनकी मांगें पूरी होने का आश्वासन दिया गया है। यहाँ धरना बा का घेराव करा था, धान बेचे बा, सोसाइटी खोले बा। कहाँ? पटरपाली में। का कहते थे? हमार सरकारी जमीन हमन देत हन, किसान मन वहाँ धान बेचना चाहत हन। वहाँ हमन धान बेचबो कहत हन। फिर बाद हमन घेराव करत हन एसडीएम का ना। लेकिन इस बार जिले में हम लोग ये कर रहे हैं वहाँ पे कि जितनी भी धान खरीदी केंद्र है और जहाँ वहाँ धान खरीदी अगर होनी है तो शासकीय भूमि पर हो। उसके चिन्हांकन की प्रक्रिया लगातार चल भी रही है। समिति वाले भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं कंटिन्यू वहाँ। तो इसी कड़ी में वहाँ पे ग्राम पटपरपाली के किसान चाह रहे हैं कि उनके यहाँ पे खरीदी हो, ठीक है, धान खरीदी। लेकिन उसके साथ साथ जिस स्कूल के ट्रस्ट की जमीन पर खरीदी हो रही थी उसी ग्राम की सरहद में भी एक सरकारी जमीन का चिन्हांकन हुआ है वहाँ पे। लेकिन इनका ये कहना है कि उनके स्थान पर हो, दूरी और इत्यादि कारणों का उन्होंने जो उल्लेख किया है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार जब से बातें आ रही है तब से उस पर लगातार संज्ञान भी लिया जा रहा है। संबंधित जो विभाग है धान खरीदी से रिलेटेड जो हमारे अमले होते हैं, खाद्य विभाग, सहकारी और बैंक, वहाँ उनके अधिकारियों से इसके विषय में लगातार चर्चा की जा रही है। शीघ्र ही उसकी साइट फाइनल हो जाएगी और उसके आधार पर खरीदी। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। एक निजी यूनिवर्सिटी का काला सच, बीटेक, एमटेक, बीबीए, इंजीनियर टीचर बनाने का काला खेल। 5000 बच्चे हो चुके हैं शिकार। 300 से ज्यादा कर्मचारी मिलकर दे रहे हैं अंजाम। नेपाल से लेकर रवांडा, अफगानिस्तान से लेकर केन्या, हर जगह मौजूद यूनिवर्सिटी के दलाल कैसे देते हैं अपने कारनामों को अंजाम।